आज के इस राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता राष्ट्र नीति 2020 के प्रमुख अतिथि प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर रामनिवास शर्मा सर, निकुंज सिंह तथा अनिशा अशरफ मैडम, और यहाँ पर उपस्थित सभी विषयों के फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट और जो यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सभी को मैं यहाँ पर आपका सबका स्वागत करता हूँ। अब जैसे कि युवा संसद के बारे में सर ने बताया, सर प्रोफेसर रामनिवास शर्मा मैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर की तरफ से नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन ली जाती है। उस कंपटीशन में हम लोगों ने कई सालों से, सर मेरे से भी सीनियर रहे हैं, सर का काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग वहाँ पर यूथ पार्लियामेंट क्या है ये पूरे देश के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बताया। और मैं करीब 55 से 60 यूनिवर्सिटीज जो है देश की, वहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोगों ने इस यूथ पार्लियामेंट को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, क्या संसद के पॉलिसीज होती हैं, उन सारा इसका एक हम लोगों का पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर और ऐसे हमारे जैसे पूरे यूनिवर्सिटी से 60 से 65 लोग आते थे, उसमें से 4 लोगों को पूरे देश में जाकर के ये दायित्व निभाना पड़ता। अब जहाँ तक ये यूथ पार्लियामेंट का सवाल है, यूथ पार्लियामेंट आज के इसमें क्यों जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को सारी चीज़ों की तो जानकारी होती है, लेकिन हम लोगों को हमारी पार्लियामेंट क्या है, जिसको हम लोग मंदिर कहा जाता है, जिसको लोकशाही का सबसे बड़ा लोक का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के बारे में हमको जानकारी नहीं होती। अभी भी अगर हम यहाँ पर अगर कई स्टूडेंट्स को पूछे कि क्या होता है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, तो किसी को पता नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं कि हम लोग सारे प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी लोकसभा और राज्यसभा टीवी नहीं देखते। आप में से कितने लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा का टीवी देखा है हाथ पर? ये हमारी रियल मतलब जो हमारा लोकतंत्र है वो लोकतंत्र है कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या है। क्योंकि हम लोगों के लिए जब हम लोग टीवी देखते हैं तो वो हम लोगों के लिए बोरिंग होता है। बोरिंग इसलिए होता है कि हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती कि एक्चुअल पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। हम लोग तो ये जनरली ये करते कि देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे मतलब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर में कागज फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में चिल्ला रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, हम लोगों को इतना ही पता होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर में इतने लर्नेड लोग होते हैं कि अगर कभी एक आध बार ऐसा पार्लियामेंट का टूर कीजिए और पार्लियामेंट में टूर करने के बाद में वहाँ पर की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को आपको देखने के बाद पता चलेगा कि वहाँ कितने लर्नेड लोग हैं। कि जो पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस उसको कहा जाता है। तो इस राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में जो डिबेट्स होती हैं, तो इसके अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। कि जैसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के अंदर में उसके पहले आप लोगों को जो नए मेंबर्स होते हैं, अभी शायद अभी आप लोगों की सेशन में ये सारी चीजें होगी कि जो नए मेंबर्स होते हैं उनको ओथ दिलाई जाती है। ओथ दिलाने के बाद में जो मेंबर्स जो नहीं होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद में फिर जो स्पीकर हैं वो एक ओथ लेने का भी अपना तरीका होता है, उनको कैसे क्लैपिंग की जाती है। उसके बाद में फिर जो स्पीकर्स रहते हैं, वो स्पीकर जो रहते हैं, वो स्पीकर आपको अलाउ करते हैं क्वेश्चन आवर के लिए, और क्वेश्चन आवर के अंदर में सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब मिनिस्टर्स देते हैं। उसके बाद में फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर में कभी आपको अगर अविश्वास आ जाए तो वो बाकी के जो विपक्ष के सदस्य हैं वो किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो इस प्रकार से वो जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग उसको समझ नहीं पाते या उसको देख नहीं पाते। इस वजह से जो लोकसभा और जो राज्यसभा की जो टीवी है उसकी व्यूअरशिप बहुत कम है। इस वजह से जो आप लोगों ने ये राष्ट्र नीति 2020 का जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके माध्यम से कम यहाँ के स्टूडेंट लोगों को ये तो पता चलेगा कि ये होता क्या,
मतलब कैसे प्रकार से पार्लियामेंट चलता है, इसका कम से कम 50% अगर आप लोगों को भी नॉलेज आएगा तो आप आने वाले समय के अंदर में इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है वो शायद राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोगों के देश में क्या है कि हम लोग राजनीति को एकदम मतलब जो प्रोफेशनल है उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अगर हम लोग कहीं पर अगर दो लोग आपस में बातें करते रहते हैं और वो बातें निगेटिव रहती है तो हम लोग आपस में बातें करते हैं, आपस में राजनीति नहीं करते। तो राजनीति नहीं करना जो शब्द है, राजनीति नहीं करना शब्द को हम लोग गलत ढंग में लेते हैं कि ये राजनीति को हम लोग कभी अच्छा नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए राजनीति को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम उसको आपस में शेयर नहीं कर सकते। हम लोगों को राजनीति के बारे में जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक कि हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे और हम लोग उसको गलत ढंग से लेंगे। तो लेकिन राजनीति ऐसी नहीं है। हम लोग आपस में हमारे आज भी देश के अंदर में हम लोग IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लॉयर बनेंगे, लेकिन हम लोग राजनेता बनेंगे या नेता बनेंगे ऐसा कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं बोलता कि बेटा तू आज से नेता बनना शुरू कर। क्यों कि राजनीति का जो प्रोफेशन है उसको हम लोगों ने गलत ढंग से लिया है। और फिर हम लोग वो नायक फिल्म जो आई थी अनिल कपूर की, उसके अंदर में बोलते हैं कि आप अच्छे जो ये रहते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं रहते, फिर वो बाहर घर के बाहर एक आधे एकड़ का प्लॉट लेंगे, वहां पर बैठेंगे और पूछेंगे कि नेताओं ने तो देश को बिगाड़ दिया है और आपको नेताओं को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। तो ये सारी चीजें जब तक हमारे साथ में रहेगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर में हमको प्रोफेशनल करना है। हम हर चीज की पढ़ाई करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस करते हैं, लॉ करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर में जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है जो एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए कि राजनेता ने किस प्रकार से संवाद करना चाहिए, राजनेता ने किस प्रकार से पब्लिक रिलेशन करना चाहिए, राजनेता का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर में कोई कोर्स नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाता है, जो देश के लिए सारे कानून कायदे बनाता है, लेकिन उसको भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और फिर एक अगर वो वहां पर चाहे वो इलिटरेट तो अगर इंसान रहता तो वो जाकर के पार्लियामेंट के सारे कानून के प्रोसेसिंग के अंदर में और वो पूरे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करता। तो ये कहीं ना कहीं आज हमारे देश के अंदर में अगर आपको राजनेता बनना है तो आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की पढ़ाई होना बहुत अच्छी तरीके से है। राय सर ज्यादा अच्छे से इस पर आपको कभी समय मिला तो प्रकाश डालेंगे कि क्या जरूरी है। अब समय के हिसाब से जैसे अगर हम लोग अगर ये करते जाए तो जैसे अब आपने यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे कि लोकसभा के अंदर में रिफॉर्म्स ऑफ द पर्सनल लॉ और यूनियन ऑफ सिविल कोड इन इंडिया। अब हमारा देश जो है इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी अलग अलग संस्कृति हैं, उसके अंदर में अगर हम लोग सिविल कोड की बात करते हैं तो ये मेरा विषय नहीं होने के कारण इसको आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप इसको ज्यादा अच्छे से ये कर सकते हैं कि सिविल कोड की आज हम लोगों को ज्यादा ये मतलब हम लोग सक्सेस होगा नहीं होना एक डाउटफुल है। इसलिए दूसरा आपका सब्जेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में हम लोग जितनी बातें करें उतना कम है। आज हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा अगर निग्लेक्टेड कोई अगर एरिया है तो वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर में हम लोग पहले से ही हमने अपने एजुकेशन को ऐसा डिवीजन बना लिया है कि बचपने से गरीब का बच्चा अलग और अमीर का बच्चा अलग। आज भी हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल होती, गांव का बच्चा जो होता, गांव का बच्चा स्कूल में इसलिए जाता है कि वहां पर उसको खिचड़ी मिलती है खाने के लिए, उसको अनाज मिलता है। और वो जब बच्चा देखता है कि एक अच्छा कोट टाई वाला बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको लगता है ये बच्चा मेरे से अलग है। तो आज हम लोगों ने अपने एजुकेशन पॉलिसी को 2 हिस्सों में हमने बांट दी है, एक है गरीब की एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी अमीर की एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारे देश के अंदर में जब तक कि हम लोग सिमिलरिटी एजुकेशन में नहीं लाएंगे तब तक कि हम लोग एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में चर्चा करना बेकार है। ये गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट अपनी एक नई नई पॉलिसी बनाते रहती है, कुछ होती है। वैसे ही आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को लीजिए, आज यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की इतनी बुरी हालत है कि आज बिना टीचर के आप मैनेजमेंट हो रहा है, बिना टीचर के इंजीनियर बन रहे, बिना टीचर के डॉक्टर बन रहे, बिना टीचर के कर रहे। आप जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे इस देश के अंदर में तो कौन से आप एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? कहां से आप शिक्षक लाओगे? और वो भी शिक्षकों को वेतन हम लोग जो दे रहे हैं 10,000 का वेतन दे रहे हैं और उससे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 1 लाख वाला स्टूडेंट पैदा करें। जो टीचर का है वो क्या स्टूडेंट आपको 1 लाख वाली नॉलेज देगा? तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में स्टूडेंट और टीचर का कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है कि जब तक अगर आपका टीचर अगर आपका पेट भरा नहीं रहेगा तो वो आपको उतना अच्छा ये नहीं दे सकता। और मैंने इसके ऊपर में लॉ के स्टूडेंट हूँ
मेरा लॉ से वैसे ज्यादा संबंध नहीं रहा है, मैंने लॉ की डिग्री नहीं किया, लेकिन मैं इन पर्सन केसेस बहुत ज्यादा लड़ता हूँ। अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट की साइड के ऊपर में जाएंगे तो एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा इन पर्सन मैंने केसेस लड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक के मैं आया हूँ, और मैं नोन वहाँ का मतलब ये हूँ। और बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र मतलब भारत का एक अच्छा बेंच के अंदर माना जाता है, जहाँ पर के जो जजमेंट्स हैं वो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। और अभी के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो भी हमारे नागपुर से बॉम्बे हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला कि जहाँ टीचर ही नहीं है वहाँ पर कैसे चल रहा है। तो पता चला कि सिर्फ हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी से 250 कॉलेजेस जिनमें एक भी टीचर नहीं था, उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर से बंद कराया। अभी एक जगह का उदाहरण है, ऐसे भारत में कितने उदाहरण हैं। आने वाले समय के अंदर में बीइंग ए लॉ स्टूडेंट या बीइंग आप जब पार्लियामेंट के ये करेंगे तो इस प्रकार की आपकी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको पार्लियामेंट के अंदर में रखना है, और नहीं है तो जो भी मेंबर अगर आपका ये सब्जेक्ट जिन्होंने उठाए हैं उनको आपको ये मामले को उठाना है। आपका तीसरा विषय है नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। अब मैं आया हूँ नागपुर महाराष्ट्र से, और आपको पता होगा कि वहां पर आपने जब भी नक्सलाइट मूवमेंट जो होती है, सबसे बड़ा जो कैपिटल ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट है वो गढ़चिरौली करके डिस्ट्रिक्ट है, और वो गढ़चिरौली मेरे जहां पर मेरा रहना वहां से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। तो गढ़चिरौली जो है ये नक्सलाइट की एक कैपिटल है। वो गढ़चिरौली इसलिए कि वहां पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों की बॉर्डर एक जगह आई थी। अगर आपको नक्सलाइट अगर ये करना है तो आप इधर से चले जाओ, आंध्र की पुलिस नहीं आई तो महाराष्ट्र की पुलिस आई तो छत्तीसगढ़। इस वजह से वो जो नक्सलाइट का जो वहां पर उसको ट्रायंगल कहा जाता है। अब नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, क्योंकि मैंने उस समय में जब मैं कालचक्र न्यूज मैगजीन में एज ए जर्नलिस्ट था, तब हम लोगों ने नक्सलाइट मूवमेंट के ऊपर में खुद मैंने नक्सलाइट का जाकर के इंटरव्यू लिया था, 3 दिन उनके साथ रहा था, तब मुझे इसलिए पूरी नक्सलाइट की पूरी जानकारी है। और जब अगर कभी आप लोग अगर मौका मिलता है तो आप गढ़चिरौली आइए, वहाँ पूरा जंगल है, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का ये नहीं। अब नक्सलाइट मूवमेंट है क्या, उसके अंदर में नक्सलाइट कोई ऐसी आर्मी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो हमारे जैसे मतलब लिटरेट लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके साथ में है। जैसे आपने गढ़चिरौली की बॉर्डर में एंट्री कर लेते हो, आपके पीछे में नक्सलाइट का जो नेटवर्क है वो शुरू हो जाता है, और उनके जो इक्विपमेंट है वो इतने ज्यादा हाई लेवल के हैं कि पुलिस का वायरलेस के पहले ही वो लोग सारी चीजें, पुलिस की मैसेज वो लोग सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने झाड़ों के ऊपर में अपने पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर में उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी वाले ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले उन्होंने वो टावर्स लगा रखे। तो पुलिस वहां पर, और नक्सलाइट वहां पर कौन सी पुलिस जाती है कि जिसको पनिशमेंट है, बंबई का आदमी को उसको पनिशमेंट ट्रांसफर उसको गढ़चिरौली कर देते। एक बार तो ऐसी घटना हुई कि जो पूरे मतलब पुलिस भर्ती निकली, पुलिस भर्ती के अंदर में 100 से ज्यादा नक्सलाइट भर्ती हो, पुलिस को पता ही, जब उनको पता चला कि ये नक्सलाइट जब इसके अंदर में हमारे पुलिस में आ गए तो फिर उनको पूरी जो भर्ती है उसको फिर से उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो नक्सलाइट मूवमेंट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो नक्सलाइट मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले कौन है, तो पॉलिटिशियन लोग, और पुलिस और नक्सलाइट के बीच में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ऐसी कुछ नहीं होता। जब उनको कोई मूवमेंट करना होता है तो सारे गाँव में मैसेज भेजते हैं, और गाँव का मैसेज आने के कारण वो तुरंत में सब लोग एक जगह आते हैं, अपनी वो जो भी उनको अंजाम देना होता है अंजाम देते, वापस अपने गाँव चले जाते हैं। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट है। इसलिए नक्सलाइट जो मूवमेंट है ये सोशल इशू, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहते हैं बिल्कुल लास्ट बॉर्डर के ऊपर में, बीना गुंडा करके गाँव है। हम लोग वहाँ से, आपने जब कभी आप गूगल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। वहाँ पर भामरागढ़ जहाँ पर बाबा आमटे का बहुत बड़ा आश्रम है, और बाबा आमटे के आश्रम से भी 25-30 किलोमीटर अंदर में बिना गुंडा नाम का गढ़चिरौली का एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जब मैं रोटरी का प्रेसिडेंट भी रह चुका था तब हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में कुछ नहीं है, सब बिल्कुल आपके जैसे लोग हैं, सब व्हाट्सएप वहाँ पर चल रहा है। उस जमाने के अंदर में सब था, ये सब बाहर से ऐसा लगता है कि उनका बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब सिविलाइज बन जाएगा। तो इसलिए नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह खत्म नहीं होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया प्रेस के ऊपर में आपने जो चौथा टॉपिक रखा है, जर्नलिज्म एंड फोटोग्राफी। अब जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म जो था कि ये पहले कैसा था कि जब जर्नलिज्म को हम लोग एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता था। जो हमारे 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ के अंदर में एक न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, और उसके अंदर में प्रशासन और मीडिया। अब मीडिया का स्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, कि पहले जो मीडिया था वो प्रोफेशन था, उसके बाद में मिशन था, फिर उसके बाद में प्रोफेशन बना, उसके बाद में अब उसमें भी पॉलिटिकल सारी चीजें आ गई।
और अब समय के हिसाब से जो मीडिया है वो मीडिया पूरी तरीके से बदल चुका है। मीडिया में पहले जैसा कोई ये नहीं रहा, क्योंकि क्या हो गया कि पहला जमाना था कि जो मीडिया के ऊपर में जो पत्रकार था, पत्रकार के ऊपर में लोगों का विश्वास रहता था कि लोग जिस प्रकार से आपका लॉ है, लॉ के अंदर में जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी पार्ट 2, तो जॉली एलएलबी पार्ट 2 के अंदर में वो इतना अच्छा उसके अंदर में अक्षय कुमार के अंदर में जो रियल अब हमारे यहाँ की देश की जो लॉ सिस्टम है या हमारे यहाँ की जो जुडिशियरी है उसका बहुत सजीव और सचित्र चित्रण किया। क्योंकि आप लोग सब अभी लॉ करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि सब लोग आप दिल्ली में सीनियर लॉयर के पास प्रैक्टिस करेंगे या आप कहीं जाएंगे, लेकिन जो जुडिशियरी की जो शुरुआत होती है, जुडिशियरी की शुरुआत जेएमएफसी से होती है। तो जेएमएफसी कोर्ट की क्या स्थिति है वो जॉली एलएलबी पार्ट 2 के अंदर भी किया है। लेकिन उस सारे फिल्म के अंदर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज और जो थीम दी है सोसाइटी को, वो थीम है कि जब सारी चीजें वो सुन लेता है अक्षय कुमार का, वो सारी चीजें होने के बाद में जब वो उनको वहां पर लाते विटनेस के तौर के ऊपर में वो साधु को, और जब उसका जो केस इस्टेब्लिश हो जाता है, और इस्टेब्लिश होने के बाद में जब वो शायद एक्टर कौन शुक्ला है ना, तो जब उस एक्टर जो है उसमें के जो जज बने रहते हैं, जब वो सज्जन बोलते हैं कि कभी कभार, जब वो बोलता है और अपने एक्टिंग के अंदर में बोलता है कि कभी कभार साल 2 महीने के अंदर में ऐसा कोई केस आता है जब इस कुर्सी के ऊपर में बैठे रहने का हमें दुख नहीं होता, नहीं तो इससे हमारे कोर्ट की हालत कहा जाता है जहां पर सामान्य जनता के आने की इच्छा नहीं होती, तो हमारे जैसे जज तो बात अलग है। लेकिन जब वो बोलते हैं लास्ट में कि मेरा इस कुर्सी पे बैठे हुए सारे उन महानुभावों को निवेदन है कि इस कुर्सी के किसी भी प्रकार का खतरा ना आने दे, क्योंकि जब भी आज देश के अंदर में 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो आज भी लोगों को विश्वास है कि गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, हमारा सरकार नहीं सुनेगा, लेकिन हमारा कोर्ट सुनेगा। तो ये कोर्ट इस वजह से उस फिल्म के अंदर में जो मैसेज दिया गया है, पूरी जो मतलब जो थीम है उस फिल्म की, उस 2 शब्दों के अंदर में, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि जो आने वाले जो एडवोकेट, वो एडवोकेट जो हैं ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते और इनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो इस सारी चीजों को अगर हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर जितना चर्चा करें उतना ज्यादा कम है। आने वाले समय के अंदर में आप लोग देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा कीजिए, हो सकता है आप में से कुछ अच्छे सीनियर बनेंगे, कुछ लॉर्डशिप बनेंगे, कुछ जुडिशियरी में जाएंगे, या हो सकता है कि कुछ पार्लियामेंट से आप प्रभावित होकर के आप अच्छे एक नेता बनेंगे। तो इस सारी चीजों के अंदर में चर्चा करने को काफी है, समय कम है, और उसके बाद में आप लोगों ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है, और आने वाले समय के अंदर में भी आप इस प्रकार का आयोजन करें। और जो भी आपको चीजों की जरूरत है आप कभी भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, सर हैं हम लोगों के पास में। पार्लियामेंट को और अच्छी तरीके से कीजिए, और आप इसको जो सक्सेस कर रहे थे, आप अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे लॉयर बनिए, अच्छे आप लॉर्डशिप बनिए, और एक अच्छे जर्नलिस्ट बनिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को इस आयोजन के लिए आपका स्वागत करता हूं, और आपने मुझे जो सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।